हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, पिछला जो वीडियो था पार्ट फर्स्ट वो काफ़ी लंबा हो गया था। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें ऑब्जेक्टिव मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव सीरीज हमने स्टार्ट की है। ठीक है, अगर इसको मोस्ट कह दें हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, तो भी हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के केस में। तो आज हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हों मिनिमम टाइम के अंदर। ठीक है, मिनिमैक्स का कॉन्सेप्ट रहेगा या मैक्सिमिन का कॉन्सेप्ट रहेगा, ये हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का है, क्वेश्चन नंबर 33 तक हम बात कर चुके थे, 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है द फेनोमेना ऑफ प्रोग्रेसिव एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल। प्रोग्रेसिव एक्सटेंशन, अब देखिए, सच दैट स्ट्रेन इंक्रीजिंग विद टाइम एट अ कांस्टेंट लोड इट टर्म्ड। दोस्तों, हमने प्रॉपर्टी की बात की थी। एक प्रॉपर्टी थी क्रीप, जिसमें मैंने बताया था आपको स्लो ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट स्ट्रेस, मतलब और हमने बताया था फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कांस्टेंट लोड पर जो स्लो या ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन होता है मटेरियल के अंदर, वो क्रीप कहलाता है। इसी में भी यही हमसे फिनोमेना पूछ रहा है, स्ट्रेन इंक्रीजिंग विद टाइम एट कांस्टेंट लोड इज टर्म एट क्रीपिंग। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा क्रीपिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है यहाँ पर, और ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 2007 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन दे रखा है 35 क्वेश्चन में। क्रीप का रिलेशन रप्चर स्ट्रेंथ से है, तो फटिग का रिलेशन किससे होगा। तो दोस्तों, ये भी एक प्रॉपर्टी बताई थी मटेरियल की, फटिग। इसमें मैं बताया था बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर साइक्लिक लोडिंग, मतलब जहां भी साइक्लिक लोडिंग की बात करेंगे वहां पर कौन सी चीज होगी, फटिग। ठीक है ना। यदि हम किसी बिल्कुल थिन वायर को अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो हम क्या करते हैं, उसको इस प्रकार से उसको घुमाते हैं ऊपर नीचे करके, तो वाकई टूट जाता है। तो वो फेनोमेना क्या है, वो फटिग का है, और वो हम कहेंगे वो किससे रिलेटेड है, एंड्योरेंस लिमिट से। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में एक स्टेटमेंट दे रखा है, और ये कह रखा है कि सारे स्टेटमेंट सही है, केवल एक गलत है। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। तो स्टेटमेंट क्या कह रखे हैं हमसे, स्टेटमेंट हमसे कह रखा है ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ मटेरियल दैट अंडरगोज नो डिफॉर्मेशन टिल इट्स यील्ड पॉइंट बट देयर आफ्टर फ्लोज अ कांस्टेंट स्ट्रेसेस एज ए रिजिड प्लास्टिक। बिल्कुल सही बात है। हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कहा था कि यील्ड पॉइंट के बाद में स्ट्रेस यदि अप्लाई नहीं करें फिर भी है वो मटेरियल है वो फ्लो होगा, कांस्टेंट उसका फ्लो होगा एक तरह से। ठीक है ना, एलोंगेशन होता रहेगा, उसको रिजिड प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड द पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट कॉन्साइड फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। ये मैंने कल बताया था आपको कि जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं, तो ये पॉइंट नंबर ए जो प्रोपोर्शनल पॉइंट होता है, पॉइंट नंबर बी जो इलास्टिक पॉइंट होता है, ये एक मटेरियल के लिए एक ही हो जाते हैं, बिल्कुल कोइंसाइड कर जाते हैं। कौन सा मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, ये भी सही बात है। थर्ड कह रखा है एन इलास्टिक मटेरियल रिकवर्स फुली आफ्टर अनलोडिंग बट नॉट इंस्टेंटेनियसली। तो जो इलास्टिक मटेरियल होता है, हाँ ठीक है, ये सही बात है कि भाई जैसे ही फोर्स को रिमूव करते हैं तो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाता है, लेकिन इंस्टेंटली नहीं आता, तुरंत नहीं आता, धीरे धीरे करके आता है। फिर लास्ट जो हमारा ऑप्शन है उसमें कह रखा है अ जीरो वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंप्लाइज दैट मटेरियल इज हाईली इलास्टिक। अगर यंग्स मॉडुलस है, यदि उसकी वैल्यू 0 हो तो ये शो करता है कि मटेरियल हाईली इलास्टिक है। दोस्तों, ये तो गलत बात होगी, क्योंकि जीरो वैल्यू किसकी होती है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 0 कब किसके लिए, किस मटेरियल के लिए होती है, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए। ठीक है ना, जो कंप्रेस नहीं हो सकता है उस मटेरियल के लिए जो है यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 0 होती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा हुआ है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं आपके लिए, आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द मटेरियल्स विच हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायमेंशंस। कल मैंने बताया था यदि सारी डायमेंशंस में आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज हैं तो आइसोट्रॉपिक, अगर 2 डायमेंशंस में हैं उसको होमोजीनियस कहते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आइसोट्रॉपिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 38 है स्ट्रेस रिप्रेजेंट्स, तो स्ट्रेस सिग्मा की वैल्यू, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, या फिर फोर्स जो अप्लाई करते हैं तो उसके कारण जो रेजिस्टेंस होता है
तो रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया टू डिफॉर्मेशन, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया टू डिफॉर्मेशन बाय इंटरनल फोर्सेस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या रखा है, ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ। ट्रू स्ट्रेस, दोस्तों ट्रू स्ट्रेस की बात आ रही है। तो जब भी हम आई डब्ल्यू या आई पी की बात करते हैं अपॉन आई ए क्या है, ये आई है इंस्टेंटेनियस लोड और ये है इंस्टेंटेनियस एरिया। तो जब भी ट्रू स्ट्रेस की बात करेंगे तो ट्रू स्ट्रेस का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। अगर मान लीजिए ये डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, ये लोड लगा हुआ है पी और इसी की तरफ डिफॉर्मेशन हो रही है, तो ये लीनियर डायरेक्शन है या लॉन्गिट्यूडनल कह सकते हैं हम। तो इसकी स्ट्रेन होगी वो भी लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर होगी, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लीनियर और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 हमको क्या रखा है, shaft of diameter D and length L has loaded axially. The ratio of change in diameter to original diameter is known as। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। एक मान लीजिए शाफ्ट है, इसका डायमीटर ये D है, इस प्रकार से अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन लूँ तो ये D है। अगर इसके डायमीटर में चेंज हो रहा है इस प्रकार से तो इसको बोलेंगे हम डेल D, और ओरिजिनल डायमीटर हो गया D, तो डेल D बाई D। अगर हमसे ये पूछ रहा है तो ये कौन सी स्ट्रेस हो गई, सॉरी कौन सी स्ट्रेन हो गई, ये होगी लेटरल स्ट्रेन, ठीक है ना, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन। 42 की बात करते हैं। 42 में लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सियल स्ट्रेस टू एक्सियल स्ट्रेन। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सियल स्ट्रेस टू एक्सियल स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन हम कल देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 लिखा हुआ है मेजरमेंट्स हैव बीन मेड फॉर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन both in tension and compression. The ratio of ET and EC will be approximately equal to। हमसे ये पूछा है कि यदि माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, अगर वो टेंशन में है और उसकी यंग्स मॉडुलस है वो ET है, और अगर उसको कंप्रेशन में यूज किया जाए उसकी यंग्स मॉडुलस EC है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यंग्स मॉडुलस जो है ई जो है ये एक प्रॉपर्टी है, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, और ये इंडिपेंडेंट होती है किस किस के, ये इसकी वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट होती है, फोर्स चाहे कितना भी लगा लो। अगर आपने फोर्स की वैल्यू कितनी भी लगाई है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इसके इंडिपेंडेंट होती है। अगर ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन किसी भी प्रकार की शाफ्ट हो, किसी भी प्रकार की बॉडी हो, उसकी ज्योमेट्रिक शेप किसी भी टाइप की हो, तो ये इस पर इसकी इंडिपेंडेंट होती है। और तीसरी जो होती है टाइप ऑफ लोडिंग, ठीक है ना। यदि आप कंप्रेशन में लगा रहे हैं तो भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, अगर आप टेंसाइल में लगा रहे हो तो भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। ये क्या है, इनकी इंडिपेंडेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, टाइप ऑफ लोडिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों सेम रहेगी, ईटी की वैल्यू और ईसी की वैल्यू टेंशन में और कंप्रेशन में दोनों सेम रहेगी, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। अगला क्वेश्चन हमसे कह रखा है कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन सी होती है। अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किसे कहेंगे, रिकवर्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मोस्ट इलास्टिक। सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन सा होता है, स्टील होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हालांकि जो बच्चे नए हैं या जिन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पहली बार पढ़ रहे हैं वो सोचेंगे रबर होगा, लेकिन रबर नहीं होता है। कि फोर्स के कंपेरिजन, जितना फोर्स अप्लाई होता है उसके कंपेरिजन में जो है डिफॉर्मेशन बहुत मिनिमम होती है
इसलिए स्टील जो है इलास्टिक मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी इज। देखो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी परफेक्ट इलास्टिक बॉडी के लिए या परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए वो कितनी होती है? इन्फिनिटी। ठीक है ना। अब इन्फिनिटी क्यों होती है? क्योंकि अगर रिजिड बॉडी होगी तो यदि हम देखें कि अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें, ये सिग्मा हो गया और ये सिग्मा हो गया और ये होगी स्ट्रेन। ठीक है। अगर इसका कर्व देखें तो स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद भी स्ट्रेन नहीं होगी। ठीक है ना, स्ट्रेन डेवलप नहीं होगी। एक ऐसी कंडीशन आएगी उसके बाद में यहाँ स्ट्रेन डेवलप होगी, मतलब ये वाली बॉडी जो है वो परफेक्टली रिजिड है। ठीक है। तो इनका रेशियो अगर देखें ई के कंपैरिजन में, ई इज इक्वल टू 1/, तो स्ट्रेन तो 0 है, तो यहां पर इसकी वैल्यू होगी इन्फिनिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे क्या लिखा हुआ है, हमसे क्या कहा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लीस्ट वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दोस्तों सबसे लीस्ट वैल्यू होती है यंग्स मॉडुलस की, वो वुड के अंदर होती है। ठीक है। 49 में लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील इज। मैंने अभी बताया था 200 GPa की समथिंग होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। अ सर्कुलर बार हैज बीन सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड resulting into a decrease in length and a simultaneous increase in diameter. The ratio of strain in the diametral direction to that in the longitudinal direction is referred to as। ये कह रहा है कि यदि एक इस प्रकार की रॉड है और उस रॉड पर कंप्रेशन फोर्स लगा हुआ है, ये रोड है और इस पर कंप्रेशन फोर्स लगा हुआ है, तो डायमीटर क्या होगा? इस प्रकार से इंक्रीज हो जाएगा। ये पहले इस प्रकार थी तो ये डायमीटर इंक्रीज हो गया, ये डी। ठीक है। इंक्रीज कितना होगा? इंक्रीज होगा डेल डी प्लस डी। ओरिजिनल डायमीटर डी था। ठीक है। तो जो डिफॉर्मेशन हुई है डायमीटर डायरेक्शन में डेल डी बाई डी, और डिक्रीमेंट ऑफ लेंथ वो हुआ है डेल एल बाई एल। ठीक है। ये स्ट्रेन की वैल्यू है। तो इनका रेशियो क्या कहलाता है? दोस्तों हमको पता है ये क्या होता है, म्यू की वैल्यू होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा सी, पॉइसन रेशियो। 51 सिंपल सा अभी हमने बात की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल या लीनियर स्ट्रेन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 देखिए। 53 में हमसे कह रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ म्यू लिमिट्स फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड। आइसोट्रोपिक सॉलिड के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है? तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे 0.25 से 0.33 के बीच में जो है म्यू की वैल्यू लाई करती है। 0.5 को हम बोलते हैं 25 को बोलते हैं 1/4 और 0.033 को हम बोलते हैं 1/3। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/4 या म्यू इज लेस देन 1/3 एंड ग्रेटर देन 1/4। ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रखा है बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं अभी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 हमसे कह रखा है अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ एल and cross section area A has been pulled by force W. Which one of the following statement is then wrong with respect to elongation produced? ऐसा कौन सा? क्योंकि देखो जब भी हम elongation की बात करते हैं तो एक रिलेशन यूज करते हैं और वो आपको ध्यान होनी चाहिए। यदि हम E की बात करें, E इज इक्वल टू होती है सिग्मा अपॉन E। यदि हम सिग्मा की बात करें तो सिग्मा होता है हमारा E इंटू ई। ठीक है। और जो स्ट्रेन होती है दैट इज डेल एल बाई एल। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूँ इस जगह पर तो ये हो जाएगी E इंटू डेल एल अपॉन एल इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है। यदि मैं यहाँ से डेल एल को निकाल दूँ तो ये हो जाएगा डेल सिग्मा इंटू एल अपॉन ई।
और दोस्तों जब हम सिग्मा को भी अलग करके लिख दें तो ये आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया इंटू एल अपॉन ई। तो हमारा एक फोर्स निकल के आ गया यहाँ पर, या एक रिलेशन निकल के आ गई, डेल एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, ठीक है। बस यही क्वेश्चन में गिवन है, इसी को याद रखना है। तो रेक्टेंगुलर वार है, लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एक फोर्स है पुलिंग फोर्स डब्ल्यू। तो कौन सा स्टेटमेंट है एलोंगेशन के रिस्पेक्ट में रॉन्ग? तो एलोंगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था डेल एल जो एलोंगेशन है इज इक्वल टू पी एल लिख दीजिए, चाहे डब्ल्यू एल लिख दीजिए, पी एल अपॉन ए लिख दीजिए, ठीक है। तो ऊपर वालों के तो प्रोपोर्शनल होगी, नीचे वालों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो डेल एल है, एलोंगेशन है, वो लेंथ इनिशियल लेंथ की प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही बात है ये। तो एलोंगेशन वेरीज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड लोड, बिल्कुल मैंने ऊपर वाला जो लोड की बात की थी उसके प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही बात है। एलोंगेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, हाँ जी बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नीचे की साइड आ रहा है। लेकिन इसमें क्या रखा है, एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड वुड बी ग्रेटर इफ मटेरियल हैज अ हाई वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नहीं, ये गलत बात हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक न्यूमेरिकल गिवन है, चलो इसको भी कर लेते हैं। स्टील बार ई की वैल्यू गिवन है 200 जीपीए, 200 जीपीए, क्रॉस सेक्शनल एरिया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एल की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर, सब्जेक्टिव टेंसाइल लोड, लोड की वैल्यू दे रखी है, पी की वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁵ न्यूटन। डेल एल की वैल्यू पूछिए, सिंपल है, डेल एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन ए ई। डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 1 × 10⁵, एल की वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, हालांकि जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सारी चीज सेंटीमीटर में दे रखी, जो आंसर आएगा वो एमएम में आएगा, ध्यान रखना। एरिया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर रख देना, ई की वैल्यू 200 × 10⁶, ये पुट करोगे, डेल एल की वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में, उसके बाद में उसको एमएम में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर 0.2 आ जाएगा, मैंने सॉल्व करके देखा है। क्वेश्चन क्या रखा है, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेस्ड टू अ डबल इट्स लेंथ, यहाँ पर 2L कर देंगे, द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड इन इट। अब डेल एल की वैल्यू पूछा है इसने, लेकिन बात यह है बस फर्स्ट में तो आप ये देखो कि WL/AE से कर दो, कोई वो हमको गिवन नहीं है। लेकिन जब उसकी लेंथ को डबल कर देंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ कितनी आएगी ये हम देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में हमसे क्या रखा है, द लेंथ, ये इरेज कर देता हूं मैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 70 में हमसे क्या रखा है, द लेंथ ऑफ ए वायर is increased by 1 mm on the application of certain load in a wire of same material but twice the length and half the radius. The same force will produce an elongation. यहाँ पर elongation की बात हो रही है, हमको फॉर्मूला वही लगाना, डेल एल इज टू डब्ल्यू एल अपॉन ए या पी एल अपॉन ए कर सकते हो। फर्स्ट केस में तो क्या है कि जो वायर है 1 mm इंक्रीज हुआ है सर्टेन लोड, ठीक है। अगर दूसरा मटेरियल लेते हैं तो दूसरे मटेरियल में उसकी लेंथ डबल कर दी, ये एल है वो 2L कर दी, ठीक है। हाफ द रेडियस, अब जब एरिया निकालोगे π/4 × d² से, ठीक है ना, तो यहां पर d = 2r हो गया, और इसकी भी हाफ कर देते हैं रेडियस, तो r² हो गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे हम, आंसर आएगा हमारा 8 mm, ठीक है। सॉल्व करके बता देता हूं एक बार आपको। तो देखिए पहले में तो लिखा हो, पहले केस में तो डेल एल की वैल्यू दे रखी है PL/AE, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया πr² ले लीजिए, π/4 × d², रेडियस की टर्म में दे रखी है तो ये ले लीजिए। दूसरा है उसमें लेंथ डबल कर दी है, मतलब p × 2L कर दी अपॉन, और रेडियस को हाफ कर दिया r/2 का होल स्क्वायर, और इंटू ई जो है वो चल रहा है साथ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया 4 ऊपर चला जाएगा तो P × 8L हो गया, बाकी चीजें नीचे भी सेम रहेंगी, ऊपर भी वो इस साइड भी सेम रहेंगी, PL/πr² × E।
तो आप देख सकते हैं PL पाई आर स्क्वायर से और ये सारी चीज़ें कट जाएंगी, बचेगा 8। तो 8 टाइम्स या 8 mm हमारा आ गया, ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 bars of different materials are of same size and have been subjected to some same tensile forces. If the bars have unit elongation in the ratio 3:5, then the ratio of moduli या modulus of two materials is। दोस्तों बाकी चीज़ें सेम है, हमको del 1 या del L1 और del L2 की वैल्यू हमको दे रखी है दो मटेरियल्स के लिए, ठीक है। तो हमको पता है PL/A ही होता है, तो जो E की वैल्यू है वो जस्ट डिवाइडेशन में होती है, ठीक है ना। E1 1/E1 कह सकते हो आप, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इस टाइप से। जैसे मान लीजिए del L1 है, ये हो गई PL/AE1, और अगर इसी का रेशियो देखें PL/AE2, ठीक है, और इनका रेशियो दे रखा है 3:5, तो ये E2 ऊपर चला जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा E2/E1 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो अगर मान लीजिए 3:5 दे रखा है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका 5:3, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ऐसा मतलब जो कॉन्सेप्चुअल हो और एग्जाम में आया हुआ हो ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि गेट 2007 में पूछा गया था, और क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन उसका आंसर बहुत छोटा है, समझ में आ जाएगा तुरंत। 2 identical circular rods of same diameter and same length are subjected to same magnitude of axial tensile force. One of the rod is made out of mild steel having the modulus of elasticity of 206 GPa। एक रोड है जो माइल्ड स्टील की बनी हुई है, उसकी यंग्स मॉडुलस की E की वैल्यू है 206 GPa, और दूसरी रोड है वो कास्ट आयरन की बनी हुई है, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 100 GPa। दोनों मटेरियल से होमोजीनियस है और आइसोट्रॉपिक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शंस में सेम है, और एक्सियल फोर्स भी सेम हमने बता रखा है इसमें। एक्सियल फोर्स कॉजेज द सेम अमाउंट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेस इन देम, जो स्ट्रेस की वैल्यू वो भी सेम है। यदि स्ट्रेस डेवलप्ड इन इफ द स्ट्रेसेस डेवलप्ड आर विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट ऑफ रेस्पेक्टिव मटेरियल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि del L1 इज इक्वल टू, हमको पता है PL/AE, अगर माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं तो E की वैल्यू, ये सारी चीज़ें सेम है, ठीक है ना, ये भी PL/AE मान के चलते हैं, ये कास्ट आयरन के लिए, ठीक है, कास्ट आयरन CI के लिए। इसकी वैल्यू दे रखी है 206, इसकी वैल्यू दे रखी है 100। अब मुझे आप बताइए, अगर मान लीजिए ये 1/206 कर दूँ, 1/206, और एक कर दूँ 1/100, ठीक है, तो ये del L1 हो गई, ये del L2 हो गई, ठीक है। ये कैलकुलेशन के हिसाब से मैं 200 ले लेता हूँ, ठीक है, और भी इसको इजी करते हैं, इन दोनों जीरो को हटा देते हैं। अब ये हो गई 1/2 और ये हो गया 1/1, तो वैल्यू del 1 की ज़्यादा है, del 2 की ज़्यादा है। जो कास्ट आयरन वाली है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब वो सबसे ज़्यादा एलोंगेट होगी बजाय माइल्ड स्टील के। तो हमारा आंसर भी यही है, कास्ट आयरन रोड एलोंगेट्स मोर देन माइल्ड स्टील रोड, ठीक है। करना क्या था, PL/AE का फॉर्मूला अप्लाई करना था और कुछ नहीं करना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 मिनट और कुछ क्वेश्चन 2 मिनट में जितने क्वेश्चन हो जाएंगे वो और देखेंगे, 25 मिनट्स होने वाले हैं। चलिए ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2005 में ये आया हुआ है। अ सॉलिड यूनिफॉर्म बार of diameter D and length L is hanging vertically from its free end. Okay, the elongation of bar due to self weight is। अच्छा, ये हमसे कह रखा है कि एक बार है वो ऐसे लटकी हुई है, ठीक है ना, ठीक है, इस प्रकार से लटकी हुई है फ्री एंड से, तो इसका एलोंगेशन सेल्फ वेट के कारण कितना होगा ये हमको पता करना है। तो हम जब भी एक्सटेंशन की बात करते हैं ड्यू टू सेल्फ वेट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है WL/2AE, ठीक है। यदि स्पेसिफिक वेट की टर्म में लिखें हम, जो वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो स्पेसिफिक वेट कहलाता है,
तो डेल की वैल्यू जो होती है वो स्मॉल WL² 2 हो जाती है, और जो स्पेसिफिक वेट होता है तो वो A/L कह सकते हैं, W/वॉल्यूम A/L। तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं यहाँ, और इसकी वैल्यू आ जाती है W और L। ठीक है, ये होता है सेल्फ वेट। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, अगर सेल्फ एलोंगेशन है किस किस के प्रोपोर्शनल होती है, L के तो प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और एरिया में क्या क्या आता है, डायमीटर भी आता है π/4 × d²। ठीक है, डायमीटर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।